हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ चल रही है, इसमें हम पढ़ रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आगे आने वाला जो आपका एडवोकेट जनरल का पेपर है और अपर पीसीएस का पेपर है, उसके लिए इन दोनों पेपर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में भी मैंशनड है एडवोकेट जनरल के और अपर पीसीएस के, तो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सवाल काफ़ी सारे बनते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेट्स क्रैक इट का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से मिलते रहें। देखिए वहाँ पे डेली क्विजेस पोस्ट होती हैं, डेली करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और उससे सवाल एग्जाम में आते भी हैं। तो अभी मैंने आपको बताया भी है, कल जो एग्ज़ाम हुआ है 30 तारीख में एग्ज़ाम हुआ है एडवोकेट जनरल का एपीएस वाला, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे, कंटेंट्स आए थे जो लेट्स क्रैकेट आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके प्रूफ भी मैंने वहाँ पे दिए हैं, आप देख सकते हैं जाके लेट्स क्रैकेट का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं कि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो थे हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। तो जो स्टूडेंट्स 27 मार्च को होने वाले एडवोकेट जनरल की और 3 अप्रैल को होने वाले अपर पीसीएस के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो एक सीरियस कैंडिडेट हैं, तो वे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बार टेस्ट कर लें। इससे पहले कि यूकेपीएससी आपको टेस्ट करे, इससे पहले आप खुद को एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो जितना भी आपने पढ़ रखा है वो एक तो वो सारा रिकॉल हो जाएगा, और साथ साथ आपको कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जिसमें से कई सारे सवाल सीधे सीधे एग्जाम में आपके पूछ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री ये हमने पढ़ लिए थे, इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, इसमें भी कुछ हमने कवर कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से। इससे पहले हमने कुछ चीज़ें देख ली थी कि किस तरह से जो नेपोलियन था उसने अपनी अपनी जो चीज़ें थी जो पूरी यूरोप में वो फैला रहा था, तो लोग जो हैं उसकी चीज़ों से, नेपोलियनिक कोड के बारे में हमने पढ़ा कि जो नेपोलियनिक कोड 1804 का आया था, उसके वजह से लोगों के अंदर खुशी भी थी और एक तरह से शक भी हो रहा था कि ये हमारे लिए कर क्या रहे हैं। फिर आती है बात मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, इन द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप वी विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट। यानी कि अगर आप मिड 18th सेंचुरी में देखेंगे, यानी कि 1750 के आसपास देखेंगे, तो वहाँ पे आपको देश नहीं मिलेंगे, नेशन स्टेट्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रिंसली स्टेट्स या किंगडम मिलेंगे एज वी नो देम टुडे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, उस टाइम पे वो किंगडम्स में, कैंटन्स में, रूलर्स के बीच में बटी हुई थी। यानी कि जैसे आज हम जर्मनी कहते हैं, स्वीडन कहते हैं, इटली कहते हैं, उस टाइम पे ये देश नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे ये प्रिंसली स्टेट्स आप कह सकते हो या किंगडम्स हुआ करते थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप यानी कि वो वाला यूरोप जो रशिया से टच करता है ना, जो रशिया से टच करता है वो ईस्टर्न यूरोप है, और सेंट्रल यूरोप हो गया बीच में, ऑस्ट्रिया, पोलैंड वाला जो एरिया है, तो ये जो थे ये ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, यानी कि एक ही पर्सन जो था राजा था, और वो ही जो कहता था वो ही पूरे देश में होता था। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। उसके अंदर अब देखिए उस टेरिटरी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, और उन लोगों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी, ना तो उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी थी और ना ही उनका कॉमन कल्चर था। दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। मान लेते हैं आप यूगोस्लाविया देखो या चेकोस्लोवाकिया देखो, तो अब आज उसके 2 देश बन गए हैं, चेक रिपब्लिक अलग देश निकल गया, स्लोवाकिया अलग देश निकल गया। तो पहले जब ये लोग एक साथ रहा करते थे, ये हम ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर देखें, तो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया हंगेरी का एक एम्पायर हुआ करता था पूरा। तो उसके अंदर कई अलग अलग तरह के लोग रहते थे जो अलग अलग एथनिसिटी के होते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, उनकी कस्टम्स अलग होती थी, उनकी ड्रेसेस अलग होती थी, लेकिन बस उनके बीच में कॉमन क्या था? कॉमन ये था कि उनके ऊपर रूल करने वाला जो उनका रूलर है वो कॉमन था। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगेरी वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। अब देखिए कई सारे रीजन थे और लोग थे, वो सबको इकट्ठा कर कर एक हैब्सबर्ग एम्पायर बन गया, जो रूल कर रहा था किसके ऊपर? ऑस्ट्रिया हंगेरी के ऊपर। इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स, टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटनलैंड, बोहीमिया, है ना, कई सारे लोग थे, कई सारी टेरिटरीज थी जो इसमें इस एम्पायर के अंडर थी। इट ऑल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया। ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि लोम्बार्डी किस देश का पार्ट है आज के टाइम पे, वेनेशिया किस देश का पार्ट है? तो ये इटली का पार्ट है। तो ये जो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस थे, लोम्बार्डी के, वेनेशिया के, ये भी ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर में आया करते थे। जबकि देखिए ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर में या तो ऑस्ट्रियन लैंग्वेज बोली जाती या दूसरी लैंग्वेज बोली जाती, लेकिन वहाँ पे इटालियन भी आ रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे एरियाज थे जो कि कंबाइंड थे ऑस्ट्रियो हंगेरी एम्पायर में। लेकिन बाद में क्या हुआ? तो उस टाइम पे आप कह सकते हो कि उस टाइम पे किंगडम था, कोई अपने आप में एक देश नहीं था, कि जैसे आज के टाइम पे ऑस्ट्रिया एक देश है, हंगरी या हंगेरी एक देश है, लेकिन उस टाइम पे एक देश नहीं हुआ करता था। इन हंगेरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मेग्यार
वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। कुछ लोग तो मैगियार बोलते थे, ये लैंग्वेज है वहाँ की, हंगेरी की, तो कुछ लोग तो ये लैंग्वेज बोलते थे, कुछ लोग अलग ही भाषा बोलते थे। तो वहाँ पे अलग अलग भाषाओं से लोग जुड़े हुए थे। उनके अंदर कॉमन चीज़ नहीं थी, ये बस कॉमन चीज़ यही थी कि उनके ऊपर रूलर एक है। इन गलीशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक्स पॉलिश। गलीशिया एक जगह है, वहाँ पे लोग पॉलिश बोलते थे। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स देर आर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीसेंट पीपल्स, है ना, जो किसान लोग थे, जैसे कि बोहेमिया हो गए, स्लोवाक्स हो गए नॉर्थ में, स्लोवीन्स हो गए कार्नियोला में, फिर क्रोट्स हो गए, यही सब अलग अलग देश हैं आज। स्लोवाक्स का देश है स्लोवाकिया, स्लोवीन्स का देश है स्लोवेनिया, क्रोट्स का देश है क्रोएशिया, है ना, फिर रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। यानी कि ये जितने भी एथनिसिटी के लोग थे, आज इनके सबके अपने अलग अलग देश हैं। उस टाइम पे ये पूरे के पूरे एक एम्पायर के अंडर हुआ करते थे। अब आप ये बताएंगे कि स्लोवाकिया की, स्लोवेनिया की और क्रोएशिया की कैपिटल क्या क्या है, और उस कैपिटल को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्रोएशिया की क्या कैपिटल है, स्लोवेनिया की क्या कैपिटल है, और स्लोवाकिया की क्या कैपिटल है। सच डिफरेंसेस डिड नॉट ईजिली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। सिंपल सी बात है, अगर इतने सारे डिफरेंसेस रहेंगे, लोगों की वेशभूषा अलग रहेगी, बोली अलग रहेगी, उनके सारे कस्टम्स, उनकी प्रथाएं अलग होंगी, तो वो कहाँ एक यूनाइट कहाँ दिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वॉज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्पर। ये मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ थी। वो कॉमन चीज़ क्या थी कि इनका जो एम्पर था वो एक ही था, है ना, चाहे कोई इटालियन रीजन से बिलोंग करता हो, चाहे कोई ऑस्ट्रिया से बिलोंग करता हो, चाहे कोई हंगरी से बिलोंग करता हो, सभी रीजन से बिलोंग करने वाले या अलग 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 लैंग्वेजेस बोलने वाले जो भी अलग अलग लोग थे, उन सब के बीच में एक ही चीज़ कॉमन थी। वो क्या था? उनका एम्परर, उनका राजा, यानी कि जो हैब्सबर्ग एम्पायर था। द एरिस्टोक्रेसी और द न्यू मिडिल क्लास की बात करें, सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। सिंपल सी बात है, अगर हम समाज की तरफ से देखें, राजनीतिक तौर पे देखें, तो एक जो एरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि जो बहुत ही अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वो ही एक तरह से आप कह सकते हो कि पूरे महाद्वीप पे, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे डोमिनेंट क्लास थी। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वाज यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। सिंपल सी बात है, इस क्लास के जो मेंबर्स थे, यानी कि एरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे, उनका रहने सहने का तरीका एक जैसा सा था, क्योंकि सब लोग रिच हो गए थे, तो रिच लोगों का एक जैसा सा तरीका था। तो उनके बीच में डाइवर्सिटी होते हुए भी वो डाइवर्स नहीं थे, वो सब एक जैसे ही थे। दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड। उनके काफ़ी बड़े बड़े घर हुआ करते थे, या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी गाँव में। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, शहरों में भी हुआ करती थी, कस्बों में भी हुआ करती थी। टाउन हाउसेज भी हुआ करते थे, कस्बों में घर भी हुआ करते थे, और खेत भी हुआ करते थे, यानी कि काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी एस्टेट्स भी हुआ करती थी कंट्री साइड में। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। और वे लोग जो हैं फ्रेंच बोला करते थे डिप्लोमेसी में, है ना, जब हमें कूटनीति अपनानी हो तो उस टाइम पे डिप्लोमेसी में वो फ्रेंच बोला करते थे, या हाई सोसाइटी में बैठते थे। तो फ्रेंच लैंग्वेज उस टाइम पे एक एरिस्टोक्रेसी की क्लास मानी जाती थी, कि जो फ्रेंच बोलेगा एक वो बहुत ही रिच पर्सन होगा, एरिस्टोक्रेट होगा। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिजेस। सिंपल सी बात है कि जो दो परिवार हैं, जो दो बड़े एरिस्टोक्रेटिक परिवार हैं, यानी कि रईस परिवार हैं, वे आपस में शादी से एक दूसरे से बंधन बना लेते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप। लेकिन ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी है, नंबर्स में ऑटोमेटिकली स्मॉल होगी। सिंपल सी बात है, अभी भी ऐसे ही है कि जो रईस लोग होते हैं वो कम होते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीसेंट्री। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या थी वो किसकी थी? वो किसानों की थी वहाँ पे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। जो वेस्ट में अगर हम देखेंगे, या वेस्ट यूरोप की अगर हम बात करें, जहाँ पे आज के टाइम पे पोर्टुगल, स्पेन और फ्रांस जैसे देश हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़मीन थी वो कौन करते थे? फार्मिंग कौन करते थे वहाँ पे? जो टेनेंट्स थे। टेनेंट्स का मतलब होता है जो किराए के किसान होते हैं, यानी कि उनको कुछ तनख्वाह दे दी जाती है कि जो वे किसी दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं, उनकी खुद की ज़मीन नहीं होती। While in Eastern or Central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates, which were cultivated by serfs. तो देखिए अब उसमें क्या हो रहा था कि अगर आप ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करो, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि वहाँ पे जो भूमि को, जो हमें लैंड होल्डिंग जो थी, वो बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स थे, क्योंकि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो सोशलिज्म के चपेट में आ गया था। तो वहाँ पे सर्फडोम हो गया था। सर्फडोम का मतलब होता है कि एक बहुत बड़े एरिया पे कई सारे लोगों का हक होगा। तो उस तरह से वहाँ पे खेती होना शुरू हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, इससे सवाल बन सकते हैं। तो 1797 वो साल था जिस टाइम पे नेपोलियन ने इटली पे हमला किया, और नेपोलियनिक वॉर जो है वो शुरू हुई, यानी 1797 से नेपोलियन ने हमले करने शुरू कर दिए। 1814-1815 में नेपोलियन हार गया। जब नेपोलियन हारा, यानी कि वाटरलू का जब बैटल हुआ जिसमें नेपोलियन हारा, तो उसके बाद वियना में एक पीस सेटलमेंट हुआ। 1821 में ग्रीक लोगों ने, यानी कि जो ग्रीस कंट्री था, जो मेसोपोटामिया
या मेसोपोटामिया कह दो, या आप कह दो जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, है ना, जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। तो उसने जो है, ग्रीस ने जो है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल शुरू कर दिया। 1848 में यूरोप में, पूरे यूरोप में रिवॉल्यूशन चल रहे थे। आर्टिजन्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, पीजेंट सब रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे इकोनॉमिक हार्डशिप्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत हो गई थी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा था, युद्ध में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस, जो मिडिल क्लास थी, जो थोड़ी बहुत पढ़ लिख रखी थी, वो ये डिमांड करती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तरीके से डेमोक्रेटिक सरकार बननी चाहिए। इटालियंस, जर्मन्स, मैगियार्स, पोल्स, चेक्स डिमांड नेशन स्टेट, सब लोग ये डिमांड कर रहे थे कि सबको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके अलग अलग देश बने। इटालियंस को रिप्रेजेंट करने के लिए इटली बने, जर्मन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जर्मन बने, ठीक है, पोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पोलैंड बने। तो इस तरह करके चेक को रिप्रेजेंट करने के लिए चेक रिपब्लिक बने। तो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग देश बनने चाहिए, इन सब की डिमांड उठने लगी। 1859 से 1870 के बीच में जाके इटली का यूनिफिकेशन हुआ। 1866 से 71 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी अपने नाम में देश बना, इटली अपने नाम में एक देश बना। फिर 1905 में स्लाव नेशनलिज्म गैदर। स्लाव का मतलब है जो स्लाव्स लोग हैं, यानी कि जो स्लोवाकिया के लोग हैं, उनको स्लाव कहा जाता है। तो जो स्लाव हैं, नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन दी हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। तो स्लाव लोग जो लोग हैं, उनके अंदर भी एक नेशनलिज्म की भावना जागी 1905 में। 1905 वो साल अगर आप कंपेयर करेंगे भारत की हिस्ट्री से, तो 1905 में भारत में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 अक्टूबर 1905 जो है भारत की हिस्ट्री में बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि उस दिन जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन इफेक्ट आ गया था। तो उस टाइम पे जो भारत के वाइसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। तो गैदर्स फोर्स इन दी हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। तो उनके जो ऑटोमन एम्पायर के अंडर जो था चीज़ें, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था, जिसका जो मेन जो रूल था, वो जो मेन सीट थी वो कहाँ थी? इस्तांबुल में, टर्की की उस टाइम पे कैपिटल हुआ करती थी। आजकल के टाइम पे टर्की की कैपिटल इस्तांबुल नहीं है। इस्तांबुल टर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। टर्की की जो कैपिटल है वो आज के टाइम पे कौन सी है? अंकारा है। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, है ना। वेस्टर्न यूरोप में अगर हम देखें, सेंट्रल यूरोप में देखें, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा तो उसकी वजह से, या ट्रेड बढ़ने लगा तो उसकी वजह से क्या हुआ? टाउन्स भी ग्रो करने लगे। एंड द इमरजेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। और एक कमर्शियल क्लास भी बनने लगी, यानी कि एक व्यापारिक क्लास भी बनने लगी, जिनका एग्जिस्टेंस किसके बेसिस पे था? यानी कि वो बने ही क्यों थे? क्योंकि मार्केट के लिए प्रोडक्शन हो रहा था, इस वजह से उनकी क्लास बनी थी। और वे लोग बहुत अच्छा कर रहे थे किसमें? ट्रेड में। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ इंग्लैंड में सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी का मतलब वो 1750 के आसपास। तो 1750 के बाद इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन फ्रांस में, जर्मनी में ये 19th सेंचुरी यानी 1800 में आता है। यानी सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा था वो सबसे ज़्यादा किसको मिला? इंग्लैंड को मिला, यूके को मिला। और इसी वजह से वो इतना ताकतवर हुआ कि उसने पूरी दुनिया पर अपना राज किया। In its wake, new social groups came into being: a working class population, middle class, made up of industrialists, businessmen, professionals. अब क्या हुआ? जब लोगों के पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होने लगा, पैसा आने लगा, तो उसके वजह से वर्किंग क्लास पॉपुलेशन उठने लगी, मिडिल क्लास बनने लगे, फिर लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बनने लगे, बिजनेसमैन बनने लगे, प्रोफेशनल्स बनने लगे। तो इस तरह से सब जगह वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगा। सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। लेकिन ये जो फ़ायदा था ये वेस्टर्न यूरोप को ही मिल रहा था। देखिए, अगर आप ये पूरा यूरोप मानेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है तो पश्चिमी यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप है। ये वाला हिस्सा जो है वो ईस्टर्न यूरोप है। यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, और यहाँ पे बीच में आप कह सकते हो सेंट्रल यूरोप है, ठीक है, मध्य यूरोप है। तो ईस्ट यूरोप का जो हिस्सा है वो हिस्सा है जो यूएसएसआर से, यानी कि रशिया से टच करता है। रशिया अपने आप में एक समाजवादी देश है, सोशलिज्म वाला कंट्री है। तो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सरकारी ही थी, है ना, क्योंकि ये रशिया के इन्फ्लुएंस में था। यहाँ के बाद यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन है, अंटार्कटिक सी है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका ऊपर है और नीचे साउथ अमेरिका है। तो ये वाला हिस्सा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी आप कह सकते हो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहा, तो इस वजह से यहाँ पे जो क्लास बनी वो कैसी बनी? यहाँ पे कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, जो कि पूंजीवादी है, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन के कल्चर में विश्वास रखती है। तो सेंट्रल यूरोप में अगर मैं बात करूँ और ईस्ट यूरोप में, तो ये जो फैक्ट्रीज थी तो बहुत कम आई। It was the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. उसके बाद फिर जो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, लिबरल लोग थे मिडिल क्लास के, उन्होंने ये आइडियाज़ दिए नेशनल यूनिटी के लिए कि भाई ये जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस मिलती हैं, यानी कि जो रईस खानदान में पैदा हो गया उसको शुरू से प्रिविलेज मिलेगा, उसको खुद ही राजा माना जाएगा, तो इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, इसको एबॉलिश करने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट आता है कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद किस लिए खड़ा था या किस चीज़ के लिए खड़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वाज क्लोजली रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो जो नेशनल यूनिटी थी यानी कि राष्ट्रीय एकता की जो सोच थी, जो भावनाएं थी अर्ली 19th सेंचुरी में, यानी 1810-1820 के आसपास की बात कर रहे हैं, तो ये किसके लिए थी? ये इसलिए थी कि यूरोप जो है क्लोजली एलाइड हो जाए किससे? लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से, यानी उदारवादी एक सोच विचारधारा लोगों के बीच में उत्पन्न हो जाए कि अगर कोई चीज़ कोई कर रहा है तो उसको हमें रोकना नहीं है, उसको टोकना नहीं है, उसको करने दो। यानी कि अगर जब तक वो पब्लिक गुड्स का या आप कह सकते हो कि मोरल का कोई भी हनन ना करे, यानी कि सोसाइटी में कोई भी उसके वजह से दिक्कत ना हो, अगर वो कुछ काम कर रहा है तो उसको करने दो। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी कि वो पर्सन फ्री है, उसकी जो इच्छा है उसको करने दो। हाँ, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि एक पब्लिक सिक्योरिटी और मोरालिटी रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके काम की वजह से दंगे हो गए, है ना, दंगे नहीं होने चाहिए वहाँ पे। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर बिफोर द लॉ, यानी कि मिडिल क्लासेस जो हैं वो लिबरलिज्म के लिए खड़ी थी, फ्रीडम के लिए खड़ी थी, और उन्होंने कहा कि भाई सभी लोगों के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सब समान होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि राजा अगर कोई पाप करता है तो, या राजा भी कोई गलत काम करता है तो राजा को भी उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि पॉलिटिकली वे लोग चाहते थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए बाय कंसेंट, यानी कि सभी लोगों की जब रजामंदी होगी, जब सब लोग किसी चीज़ पर कंसेंट दे देंगे, तब जाके गवर्नमेंट जो है कोई काम करेगी। यानी कि गवर्नमेंट ऐसी बननी चाहिए जो लोगों की सुने, ना कि लोगों से दूर जाए और अपना अपनी मर्जी करती रहे। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद से लिबरलिज्म का मतलब होने लगा कि हमें जो ऑटोक्रेसी है उसको ख़त्म करना है, जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं उनको ख़त्म करना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार बनानी है थ्रू पार्लियामेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, संविधान बनाया जाएगा और एक ऐसी सरकार बनाई जाएगी जो हर वर्ग के व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के थ्रू ऐसी सरकार बनाई जाएगी। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। येट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, लेकिन बात ये थी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो थी वो नेसेसरीली स्टैंड, है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सल सफरेज के लिए खड़ी हो। भाई इक्वलिटी बिफोर द लॉ के सामने कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि भाई अगर कानून के सामने सब समान है तो इसमें लड़का लड़की क्या, है ना, गरीब अमीर क्या, तो वोटिंग का हक भी सबको मिलना चाहिए। लेकिन लोगों ने इतना तो दिमाग लगाया कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए, कानून के सामने सब समान होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जब कानून के सामने सब समान होंगे तो कानून के सामने सबको वोट भी देने का हक भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपना आप में एक समानता का अधिकार हुआ। अगर आपने ये कह दिया कि भाई आप लड़की हो इस वजह से आप वोट नहीं दे सकते, या विकलांग हो, या आप में बौद्धिक क्षमता कम है, चलो बौद्धिक क्षमता कम है, आपके अंदर मेंटल एबिलिटी कम है, तो एक बार को माना जा सकता है कि आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप लड़की हो और इसलिए कह दिया गया, जैसे यूरोप में क्या था कि जो सिर्फ रिच मेल हुआ करते थे उनको वोटिंग राइट्स थे, जो चाहे वो रिच फीमेल भी क्यों ना हो उनको भी वोटिंग राइट नहीं थे, तो ये अपने आप में कहाँ की इक्वलिटी हुई। नेपोलियनिक कोड लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। तो नेपोलियनिक कोड ने सफरेज को लिमिटेड कर दिया, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर आदमी को वोट डालने का हक होगा, कुछ कैटेगरी के लोग बना दिए गए कि भाई इनको वोट दिए जा सकते हैं या ये वोट लोग दे सकते हैं, सभी लोग वोट नहीं दे सकते। और चाहे औरतें जो हैं, चाहे वो रईस औरतें हों, चाहे वो रिच परिवार की औरतें हों, चाहे गरीब परिवार की औरतें हों, उनको तो उसने एक माइनर का स्टेटस दे दिया, यानी कि ये तो अभी बच्चे हैं, 18 साल से कम है, और इनको हमेशा अपने हस्बैंड या अपने फादर के साथ रहना चाहिए। ये कहना था नेपोलियनिक कोड का। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज विमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट। देखिए औरतों ने और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, देखिए आदमियों में भी सिर्फ वही लोग वोट दे सकते थे जो अरिस्टोक्रेट थे, यानी कि जो रईस लोग थे जिनके पास कुछ पैसा था, थ्रेशोल्ड कुछ अमाउंट बता दिया कि भाई इतना महीने में पैसा इकट्ठा होता है तो आप वोट दो वरना मत दो। तो जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, यानी कि वो लोग जिन पे संपत्ति नहीं है, वो लोग क्या करते थे, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे। तो इस वजह से उन्होंने और औरतों ने मिलकर वहाँ पे धरना देना शुरू कर दिया। इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर, अब इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरलिज्म किस चीज़ के लिए होता है, फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो इकोनॉमिक स्फेयर में अगर मैं लिबरलिज्म की बात करूँ तो उसका मतलब ये होता है कि जो मार्केट्स हैं वो फ्री होने चाहिए। वहाँ पे आप फ्री होने का मतलब ये है कि वहाँ पे सरकार कोई दखलंदाजी ना करे, मार्केट जिस तरह से काम करना चाह रहा है मार्केट को उस तरह से काम करते रहना चाहिए। एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, है ना, और एबॉलिशन कर देना चाहिए किसका, मान लेते हैं कोई स्टेट कोई देश किसी चीज़ पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है किसी प्रोडक्ट पे, तो उसको हमें क्या करना है, ख़त्म करना है।
ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लासेस की यही डिमांड थी 19th सेंचुरी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है जर्मन स्पीकिंग रीजन, और फिर नेपोलियन, और उसके बाद फिर आता है कि किस तरह से हिटलर ने या और भी जो जो काम हुए वहाँ पे इटली में क्या काम हुआ, वो भी सब चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे जर्मन स्पीकिंग रीजन। चलिए ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इट्स 20 मिनट्स, तो काफ़ी कवर नहीं हो पाएगा। अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आप नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, जो भी आपको डाउट आएगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए, जिससे कि आने वाले एग्जाम में उनको भी फ़ायदा हो, एडवोकेट जनरल के पेपर में, और आप लोगों को भी फ़ायदा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।